जय हिंद दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर यानी 2024 का ये पेपर है 6/6/2024 दोस्तों 6/6/2024 और आप पेपर देने जा रहे हैं 2025 में। ठीक है, 20/6/2025 को आप पेपर देने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब एक साल पहले का ये पेपर है। पिछले बार ये कैसा पेपर आया था, कितने नंबर का था, कितने मार्क्स था, कितने नंबर पासिंग का था, ये सारे बिंदुओं पर इस पेपर के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों ये वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं तो लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि जो ये प्रश्न आप देख रहे हैं ना, शीघ्र हस्तक्षेप से दिव्यांगता की श्रेणी बढ़ जाती है, ये सही है या गलत है। इस तरीके से जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको टॉपिक मिल जाएगा कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो टॉपिक निकाल करके मैं चैनल पर दोस्तों यहीं पर एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो आरपी टारगेट एजुकेशन का चैनल है, जिस चैनल पर आप देख रहे हैं, इस चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो डीएड के जो डीएड एचआई है, डीएड एचआई के सभी पेपर को प्रीवियस ईयर का पेपर, सिलेबस और टॉपिक वाइज नोट्स आपको ये प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। तो वहाँ से जा करके आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल पास में है, तो आप वहाँ जा करके सारे वीडियो अगर देख लेते हैं। हर एक पेपर में 10 से अधिक वीडियो नहीं है, आपको कोई 10 मिनट का है, कोई 12 मिनट का है, कोई 24 मिनट का, यानी आधा घंटा से इर्द गिर्द का ये सारा वीडियो है। तो जो आपको एक साल पढ़ना था दोस्तों, जो आपको एक वर्ष पढ़ना था, वो आपको अगर देखा जाए तो एक दिन में 2 या 3 पेपर आप कंप्लीट कर सकते हैं और 6 पेपर ही आपको देखना है। तो 3-4 दिन में ये 6 पेपर कंप्लीट कर लेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, एक एक लाइन का कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे हमने बताया है, उसको आप एक रफली पेपर पर तैयार कर लेंगे और उसको जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन रिवीजन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप अच्छी तरीके से नंबर ला लेंगे और पास हो जाएंगे। दोस्तों सोचिए बैक आएगा तो कितना दिक्कत होगी, फिर से यही पेपर आपको तैयार करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए ताकि आप पास हो जाएं। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 45 नंबर का है, यानी 45 नंबर का ये प्रश्न मिलेगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे का समय मिलेगा। पास होने के लिए कम से कम आपको 18 नंबर लाना है। पास होने के लिए आपको 18 नंबर लाना है, लेकिन अगर ये देखिए दोस्तों तो 18 नंबर भी थोड़ा टफ होगा, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं। सही गलत लगाइए, गलत होगा तो गलत हो जाएगा, सही होगा तो सही हो जाएगा। आइए ये जो पेपर आप देख रहे हैं, इस पेपर को हम दिखाते हैं पीडीएफ रूप में। दोस्तों ये देख सकते हैं यही पेपर है। ये पेपर आप यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी डेट अपना देख सकते हैं, कब से कब एग्जाम होगा, घंटा, और ये देख सकते हैं। यहाँ पर है 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक एक नंबर का है और ये सारे आपको क्या करना है, सही गलत का निशान लगाना है। दोस्तों ये प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें सही और गलत का निशान लगाना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो शीघ्र हस्तक्षेपन से दिव्यांगता की श्रेणी बढ़ जाती है। दोस्तों शीघ्र हस्तक्षेपन यानी अर्ली इंटरवेंशन एंड शीघ्र हस्तक्षेपन, ये जो टॉपिक है, जल्द पहचान और पुनर्वास की प्रक्रिया बेहतर की जा सकती है, इस यहाँ से आपको प्रश्न मिल रहा है। तो शीघ्र हस्तक्षेपन से दिव्यांगता की श्रेणी बढ़ जाती है, तो दोस्तों ये गलत है, दिव्यांगता की श्रेणी बढ़ती नहीं है। शीघ्र हस्तक्षेपन का मतलब क्या हुआ, ये वीडियो आप जरूर देख लेंगे। पेपर नंबर 1 का आप मेरे चैनल पर जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, ये सारे पॉइंट आप देख ले, एक बार देख लेंगे दोस्तों, तो ये इसके बारे में आप खुद लिख देंगे। ठीक है, इसके बारे में आप खुद लिख देंगे। ठीक है, उसको बौद्धिक दिव्यांगता को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों बौद्धिक दिव्यांगता का मतलब जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, तो ये भी गलती है। स्वाधीनता वाले बच्चों को बौद्धिक दिव्यांगता भी कहा जाता है। तो जो बच्चे जो स्वाधीनता अपने में जो लीन रहता है, ये बच्चे, स्वाधीनता का मतलब ये बच्चे आपस में लीन, अपने आप में लीन रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, तो ये बच्चे मानसिक दिव्यांगता यानी बौद्धिक, आप खुद सोचिए ना, जो बच्चे अपने में लीन है, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो उसमें बौद्धिक दिव्यांगता तो होगा ही होगा। तो ये आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा प्रश्न, पुनर्वास कार्यक्रम की सफलता के लिए माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल महत्वपूर्ण होती है। पुनर्वास कार्यक्रम क्या हुआ, पुनर्वास कार्यक्रम यही हुआ कि अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसको हम लोग जांच करवाएंगे, मशीन लगवाएंगे, उसके बाद से उसको क्या करेंगे कि उचित जो स्पेशलिस्ट है उससे अपना थेरेपी, पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। और पुनर्वास का मतलब है कि उसको सामान्य मुख्य धारा में हम जोड़ देंगे। जैसे आप हैं, हम हैं, सामान्य लोग जो जिस
जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से इन बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना पुनर्वास कार्यक्रम कहलाता है। और इस कार्यक्रम में आप सोचिए कि कोई दिव्यांग बच्चा है, ठीक है, आप सोचिए कोई दिव्यांग बच्चा है और उसको हमें जैसे सुन नहीं पाता है तो उसको भी हम पढ़ा लिखा करके और नौकरी दिला सकते हैं। दृष्टि दिव्यांग बच्चा वो भी पढ़ लिख करके नौकरी पा सकता है। मान लीजिए कि दिव्यांग बच्चा अपना बिजनेस करना चाहता है, सुन बोल नहीं पाता है, तो उसको ऐसे हम लोग पेशेवर काम सिखा, जैसे कार्टून बनाना, मोमबत्ती बनाना, माचिस इत्यादि, ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसके द्वारा ये अपना जीवन यापन कर सकता है, अच्छी तरीके से यापन कर सकता है। तो ये पुनर्वास कार्यक्रम हुआ, ठीक है, यानी वो दिव्यांग है लेकिन उसको हम मुख्य धारा से जोड़ दिए, ये पुनर्वास कार्यक्रम हो गया। तो इसमें माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, सबसे महत्वपूर्ण माता पिता, समाज इत्यादि सारे लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों नेक्स्ट है सेरेब्रल पालिसी। यहाँ देखेंगे सेरेब्रल पालिसी एक गैर प्रगतिशील दोष है, यानी गैर प्रगति एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, तो ये भी नहीं है, ये एक सेकंड, ये गलत है, एक सेकंड। ये देखेंगे कि सेरेब्रल पालिसी यानी इसको सीपी कहते हैं, ठीक है, सीपी इसको बोल रहे हैं सेरेब्रल पालिसी, प्रमस्तकीय पक्षाघात। इसमें क्या पैरालाइज, आप सुने होंगे किसी को पैरालाइज हो गया या पोलियो हो गया, ये सेरेब्रल पालिसी, वन साइड, जैसे ब्रेन, ये हैंड, हाथ, मुंह, ये वन साइड पैरालाइज हो जाता है, कमर के नीचे हो जाता है इत्यादि, वो है। तो ये एक लोगों से दूसरे लोगों में पहुँचता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट आता है दूसरा प्रश्न। आप देख लिए एक नंबर का ये सही गलत का कितना क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था। दोस्तों अब आपको प्रश्न मिलेगा बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न कितने मिलेंगे, 4 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, और चारों एक एक नंबर के होंगे, यानी 5 नंबर वहाँ हो गया, 4 नंबर यहाँ हो गया, ठीक है, यानी 9 नंबर यहाँ से आपके 4 प्रश्न पहले अब कर लेते हैं तो 9 नंबर होगा, ठीक है। अंग स्तर पर हुई हानि को कहा जाता है, यानी अंग स्तर, अगर आपका अंग है, हाथ है और हाथ कट गया, तो हाथ कट गया तो उस हानि को क्या कहते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से क्षमता, क्षतिग्रस्तता, दिव्यांगता और अपंगता को समझाया गया है। कहने का मतलब यहाँ हम बता देंगे तो ये नहीं है कि यही प्रश्न इस बार भी आ जाएगा, हो सकता है कि अंग स्तर पर हुई हानि। अंग स्तर का मतलब है कि जैसे आँख है, आँख है, आँख में चोट लग गया, तो चोट लगना क्षति हो गया, ठीक है, क्षति हो गया। उसके बाद से क्षति, अपंगता, यानी जब उससे हम देख नहीं पा रहे हैं तो अपंग हो गया, दिव्यांगता हो गया दोस्तों, जब उससे हम देख करके अपनी काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो दिव्यांगता। इसको अच्छी तरीके से और समझाया गया है बड़े लॉन्ग वीडियो में, क्योंकि बड़ा भी वीडियो अगर आता है तो आपको वहाँ देखना होगा। तो दोस्तों आप चैनल पर जा करके ज़रूर, ये सारे 10 ही वीडियो है, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, 10 वीडियो है। पेपर नंबर 1 का, पेपर नंबर 2 के 10 होंगे, 3 के 10 होंगे, तो आप वहाँ से अपना तैयारी अच्छी तरीके से कर लीजिए ताकि फेल ना हो दोस्तों। कम से कम आप 20 नंबर तो ला दें, 20 नंबर ला दीजिए, और अच्छा होगा कि और अच्छे से अपना तैयारी कर लेंगे तो आप 45 में 40 ला देंगे, 35 ला देंगे, 37 ला देंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप वहाँ से ज़रूर सारे प्रश्न देख लीजिए एग्ज़ाम देने से पहले। एक बच्चा वर्ष की आयु में बिना सहारे के बैठना शुरू कर, आप खुद अपने घर पर सोचिए ना कि जो बच्चा होता है क्या 1 माह में बैठना शुरू कर देता है बिना सहारा का, 2 से 4 महीना का बच्चा बैठना शुरू कर देता है बिना सहारा का, 9 से 14 माह का बिना सहारा का शुरू कर देता है, 2 से 3 साल तक बिना सहारा का। तो आप लोग भी देखे होंगे दोस्तों, 9 साल से 14 साल के उम्र का जो बच्चा होता है, इसमें आराम से बिना किसी सहारा का वो बच्चा बैठना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर का दोस्तों, मोनोप्लेजिया मुख्य रूप से शरीर के को प्रभावित करता है, केवल एक अंग को, ऊपरी अंग को, निचले अंग को, ऊपरी और निचले दोनों अंग को। तो मोनोप्लेजिया मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, इसको आप नेट से एक बार देख लेंगे, ठीक है। अभी हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं इसको, तो कंफर्म हम नहीं बता सकते। आप इसको मोनोप्लेजिया क्या होता है, अब जैसे दिव्यांगता के जो हम प्रकार बताए हैं, दिव्यांगता के RPWD एक्ट के अनुसार, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है कि पूछ दे, जो RPWD एक्ट है, एक्ट 2016 है, उसके अंतर्गत दिव्यांगता आपका 21 प्रकार का कर दिया गया है। इसके पहले RPWD एक्ट
PWD एक्ट के अनुसार दिव्यांगता का प्रकार 7 था। ठीक है, याद रखिएगा, PWD एक्ट के बाद RPWD एक्ट आया 2016 में और 21 प्रकार हो गया। PWD एक्ट के अनुसार 7 प्रकार का दिव्यांगता था और RPWD एक्ट 2016 जो एक्ट आया उसके अंतर्गत 21 प्रकार के दिव्यांगता हो गया और उसमें मोनोप्लेजिया दिया हुआ है। हमने पूर्ण रूप से विश्लेषण किया है, आप वहाँ से जा कर के इसको भी अच्छी तरीके से एक बार देख लेंगे, तो जब एग्जाम में आएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग का प्राथमिक लक्षण क्या है। दोस्तों, अगर आप कुष्ठ रोग किसी को देखे होंगे तो कुष्ठ रोग क्या कहलाता है, उसका तेज बुखार होता है कि त्वचा पर लाल चकत्ते होते हैं कि लगातार खांसी आता है कि शून्यता और असंवेदनशीलता होता है। तो कुष्ठ रोग में अगर देखेंगे दोस्तों तो यही होता है, शून्यता और असंवेदनशीलता। आप चिकोटा काटिए या कुछ भी करिए वहाँ शून्य हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा नंबर है कि एक शब्द या एक वाक्य में, जैसे अब वहाँ 4 प्रश्न हम लोग बहुविकल्पी खत्म कर दिए। अब तीसरा नंबर पर आपसे पूछा जाएगा कि एक शब्द या एक वाक्य में आपको प्रश्न का उत्तर देना है। सभी अनिवार्य है और एक नौ प्रश्न यहाँ देखने के लिए मिलेगा और एक नंबर का ये सारे प्रश्न होंगे। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी को परिभाषित करिए, यानी CP का परिभाषा क्या होगा। ये बच्चे आप में लीन रहते हैं, ये नहीं स्वालीनता वाले अपने में लीन रहते हैं। CP का परिभाषा आपको देना है। CP बच्चों क्या होते हैं, ये पैरालाइज हो जाते हैं, तो क्या इनका परिभाषा है। तो RPWD एक्ट के अनुसार CP का सब परिभाषा आप देख लीजिएगा, इसलिए कि ये CP का नहीं, हियरिंग इम्पेयर्ड का पूछ देगा, विजुअल इम्पेयर्ड का पूछ देगा कि RPWD एक्ट के अनुसार CP का परिभाषा, जितने 21 प्रकार के दिव्यांगता हैं सभी की परिभाषा पूछ सकता है। तो एक बार कम से कम जो मेन है CP का याद कर लीजिएगा, ऑटिज्म का याद कर लीजिएगा, VI यानी विजुअल जो बच्चे देख नहीं सकते उसका याद कर लीजिएगा, हियरिंग इम्पेयर्ड का याद कर लीजिएगा क्योंकि आप हियरिंग इम्पेयर्ड का ही प्रश्न या कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो HI का कर लीजिए, VI का कर लीजिए, CP का कर लीजिए और ऑटिज्म स्वालीनता का कर लीजिए। ठीक है, ADHD का फुल फॉर्म, ADHD का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। ये फुल फॉर्म वाला भी हम एक दिन कराएंगे, एक छोटा सा वीडियो देख रहे हैं दे देंगे क्योंकि फुल फॉर्म भी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेरेब्रल पाल्सी का परिभाषा है, तो आप सभी परिभाषा देख लीजिए। RPWD एक्ट, UNCRPD का पूरा नाम क्या है दोस्तों, देखिए UNCRPD, इसको आप हम बोलेंगे कि आप अपने कॉपी में नोट्स में ज़रूर लिख लीजिए क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये आप याद रखिएगा। हो सकता है कि इस बार भी पूछेगा, कन्फर्म हमें तो लग रहा है कि कन्फर्म में पूछेगा, तो आप ये बल्कि कहीं किसी तरीके अपने दिमाग में नोट्स कर लीजिए। टॉर्च का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। टॉर्च का पूर्ण रूप देखिए पूछ ही दिया कि टॉर्च का पूर्ण रूप क्या है। तो टॉर्च का मतलब होता है, टॉर्च का T से है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O से है अन्य संक्रमण, R से है रूबेला, C से है साइटोमेगलोवायरस और H से है हार्पिस सिम्प्लेक्स और HIV। यह नवजात शिशु में संक्रमण की जांच करने के लिए परीक्षण किया जाता है। जो टॉर्च के बारे में पूछेगा कि टॉर्च क्या है, तो टॉर्च नवजात शिशुओं में संक्रमण की जांच के लिए परीक्षण किया जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा कि T से क्या है, O से क्या है, R से क्या है, सारे फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न पूछ दिया था दोस्तों ये कि ट्वाइस एक्सपेंशनल बच्चों का मतलब क्या होता है। तो ट्वाइस एक्सपेंशनल चाइल्ड एक ऐसा बच्चा है जो प्रतिभाशाली या असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होता है। ठीक है, लेकिन साथ ही एक या अधिक सीखने की कठिनाइयों या विकलांगताओं से भी जूझता है। इसका मतलब है कि इन बच्चों में बौद्धिक क्षमता या रचनात्मक क्षमता के साथ साथ कुछ ऐसी चुनौतियां भी होती है जो उनके सीखने के अनुभव को प्रभावित करती है, जैसे डिसलेक्सिया, ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। ठीक है, ये सारे हैं। तो ये पिछले बार आया था, तो ये इस साल कोई ज़रूरी नहीं कि आ जाए, लेकिन आपको हम बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट है जन्म से पूर्व के श्रवण। यहाँ से आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, छोटा क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से भर के क्वेश्चन मिलेगा। आपको इससे संबंधित एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कि 3-4 पेपर में आपको ये प्रश्न यहाँ से जरूर मिलेगा। एक शीघ्र
रहस्य से ये भी बता दे रहा है। जैसे कि दिव्यांगता, कोई बच्चा दिव्यांग हो गया, ठीक है, कोई बच्चा दिव्यांग हो गया तो उसके कोई ना कोई तो कारण रहे होंगे। जैसे व्यक्ति सामान्य होता है लेकिन कोई बच्चा दिव्यांग हो गया, तो दिव्यांग के क्या कारण है, यानी कोई बच्चा दिव्यांग हो गया, दिव्यांगता के क्या कारण है। तो इसमें दिव्यांगता के 3 कारण हम बताए हैं दोस्तों। इसमें जन्म से पहले, यानी जन्म से पहले के कारण, जन्म के बाद के कारण और जन्म के समय, यानी जब बच्चा जन्म ले रहा था उस समय क्या क्या दिक्कत हुई, जन्म के बाद बच्चा जन्म ले लिया उसके बाद क्या ऐसा समस्या हुआ कि बच्चा दिव्यांग हो गया, जन्म के पहले दोस्तों, जैसे बच्चा गर्भ में रहता है तो माता द्वारा ऑक्सीजन की कमी हो गई। ये पूछा है जन्म से पूर्व, यानी जन्म से पूर्व के बारे में हम बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि जन्म के पहले क्या होता है, माता द्वारा नशीली पदार्थ का सेवन करना, ज़्यादा एक्सरे कराना, नशीली दवाओं का पदार्थ सेवन करना, उसके बाद से गर्भ में चोट लग जाना, पौष्टिक आहार का न मिलना, ये सारे जन्म के पूर्व के कारण है। जन्म के समय दोस्तों, जन्म के समय देखेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डिलीवरी में लॉन्ग टाइम हो जाता है। बच्चे का जन्म के तुरंत बाद वाला ये तो हो गया कि नीला पड़ जाए, अप्रशिक्षित दाई द्वारा बच्चे का प्रसव कराना। उसके बाद और क्या कारण है, बच्चा जब जन्म ले रहा है तो ये 2 3 4 जो चीज़ है उसकी आप देख सकते हैं। उसके बाद जन्म के बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो बच्चा अगर जन्म ले लेता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, देर से रोता है, उसका शरीर जन्म के बाद तुरंत नीला पड़ जाता है, वजन कम है बच्चे का। उसके बाद से अगर थोड़ा सा और बड़ा एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गया, सिजेरियन ऑपरेशन हो रहा है तो फिर उसमें कोई दिक्कत हो गई। तो ये सारे जन्म के पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद ये बड़ा क्वेश्चन आएगा, और बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हम तो यही बार बार आपको सलाह दे रहे हैं कि वीडियो आप जरूर एक बार देख करके जाएंगे, ठीक है। केंद्र आधारित शीघ्र हस्तक्षेपन, देखिए शीघ्र हस्तक्षेपन कार्यक्रम के कोई 2 गुण लिखिए। शीघ्र हस्तक्षेपन, जल्द पहचान और शीघ्र हस्तक्षेपन, यही आता है, ठीक है। तो हम बच्चे का जितना जल्द पहचान करेंगे, जितना जल्द जैसे मान लीजिए कि किसी को हियरिंग लॉस है, ठीक है, यानी बच्चा सुन बोल नहीं सकता है, वो 2 साल का बच्चा हो गया, तब 3 साल का बच्चा हो गया, तब हमें पता चला कि ये बच्चा तो सुन नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है। तो क्या आप सोचिए कि बच्चा बोलना कब शुरू करता है, तो 1 साल का बच्चा होता है तो पापा फर्स्ट वर्ड बोल देता है, ठीक है। बचपन में बबलाना, तो रोना, बबलाना, इकोलोलिया, फर्स्ट वर्ड इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर 1 साल का बच्चा है और हमें पता चल गया कि ये दिव्यांग है, ये बच्चा सुन नहीं सकता है, तो इस स्थिति में हमें पता चल गया तो वहाँ जांच करा के मशीन लगा करके उसको सुनने लगेगा बच्चा, तो हम जो बोलेंगे वो सुनेगा और तुरंत बोलने का प्रयास करना शुरू कर देगा। तो जल्द पहचान किए, जल्द उसको मशीन लगा दिए, जल्द वो अपना बोलना लगा। तो 1 साल की उम्र में जो उसको बोलना चाहिए वो बोलना धीरे धीरे शुरू कर दिया, लेकिन 3 साल में हम जाँच करते हैं और बच्चे को पहचान करते हैं, हमें पता चलता है तो इसका जो 3 साल के पहले जो शब्द बोलना चाहिए, जो चीज़, वो बहुत डिलेड हो जाता है। तो अब यहाँ पर उतना लाभ नहीं होगा जितना कि 1 साल की उम्र में। तो हमें यही कहने का मतलब है कि जितना जल्द हम पहचान करेंगे और जितना जल्द उच्चारण उसका हम इलाज करना शुरू कर देंगे, उतना ही हमें बेनिफिट होगा। तो यही शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेपन, हमें शीघ्र पहचान करके बच्चे का शीघ्र हस्तक्षेपन का मतलब उसका इलाज, उसको थेरेपी इत्यादि देना शुरू कर देना चाहिए। उसी के 2 गुण पूछ रहा है कि क्या हम जल्द पहचान कर लेंगे तो उसके क्या 2 गुण है, तो ये आपको लिख देना है दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्वास परिषद के कोई 2 कार्य लिखिए। RCI दोस्तों, RCI कहते हैं यही संस्था है जो आपका कोर्स कराती है। अब तो यहीं क्लियर हो गया, आपको कोर्स कराती है, इंस्टीट्यूट को मान्यता देती है, आपको सर्टिफिकेट चेक करती है, सर्टिफिकेट आपको रजिस्टर्ड करती है इत्यादि, और सारे बहुत सारे कार्य हैं। आप नेट से एक बार और देख लेंगे या हम कोर्स अपना चैनल पर कराएं वहाँ से भी देख लेंगे। ये टॉपिक आप जरूर देख लीजिएगा। RCI बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका फुल फॉर्म है भारतीय पुनर्वास परिषद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म भी लिखिएगा, हो सकता है कि RCI का फुल फॉर्म पूछ दे तो हिंदी में भारतीय पुनर्वास परिषद है और RCI तो इसके कार्य जरूर देख लीजिएगा कि RCI का क्या क्या कार्य, 10-12 कार्य रहेगा तो आपको 2-3 याद जरूर आ जाएगा। कुछ नहीं याद आएगा तो RCI आपका कोर्स कराती है, RCI के द्वारा आपका प्रमाण पत्र मिलता है, RCI के द्वारा जो टीचर ट्रेनिंग दिया जाता है, तो ये बहुत सारे काम हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों RPWD एक्ट अधिनियम 2016 के दृष्टि दिव्यांगता को परिभाषित। देखिए वहाँ पर क्या था, सेरेब्रल पॉलिसी का आपको CP का परिभाषा पूछा था। यहाँ लिख दिया RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांगता को परिभाषित। अगर आपको नहीं भी आता है दोस्तों, ये नहीं है कि आपको परिभाषा याद नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। RPWD एक्ट अधिनियम 2016 के अंतर्गत लिखेंगे ये चीज़, हेडिंग नहीं, RPWD एक्ट अधिनियम 2016 के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांगता उन बच्चों को कहा जाता है जो कि हम सामान्य है ना, हम सामान्य बच्चों से थोड़ा कम देखता है, उसको दृष्टि दिव्यांग बच्चा कहा जाता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आपको पता रहेगा ना, बहुत सारे ऐसे हीमोफिलिया क्या है, उसके बाद से बौनापन का कितना इंच, ये भी पूछ देगा कि बौनापन जो है वो कितने इंच से छोटे रहते हैं तो बौनापन कहलाता है। तो ये सारे आप वही बात हम बोल रहे हैं कि यहाँ सब कुछ, यानी 1 साल का कोर्स हम 10 मिनट 15 मिनट में नहीं करा सकते। इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा कि एग्ज़ाम से पहले मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का, जो RCI का टॉपिक है, RCI द्वारा जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक वाइज हम क्लियर कराएं। तो उस टॉपिक को ज़रूर आप जा करके देख लेंगे। हर एक पेपर यानी 1 से लेकर के 6 पेपर, यानी 1 2 3 4 5 6 सारे पेपर आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। 2023 का वहाँ पेपर भी दिया गया है, उसके बाद सिलेबस आपको दिया गया है। तो आप वहाँ से ज़रूर उसका उपयोग करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट आपसे होगा कि अगर मान लीजिए कि हम आपके लिए रात भर, ये जो मेहनत आप देख रहे हैं, मैं रात भर जग करके आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं दोस्तों, लाइक कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से आपको बेनिफिट हो रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर देंगे, हम भी मोटिवेट होंगे, कमेंट कुछ करेंगे तो भी थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा। और आपके लिए और अच्छे अभी 2nd ईयर बाकी है, 2nd ईयर में आपको नोट्स भी हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। ये हो गया भारतीय पुनर्वास RCI के बारे में आपको देख लेना है। RPWD एक्ट के अनुसार जितने 21 प्रकार के दिव्यांगता है सभी को एक बार देख लेना है और परिभाषा आपको याद कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। दिव्यांग पुनर्वास में सहोदरों की भूमिका, यानी दिव्यांगता पुनर्वास, अभी आपको हम बताएं पुनर्वास शब्द का मतलब क्या होता है, इसलिए कि शब्द केवल मतलब रहेगा ना दिव्यांगता पुनर्वास। कोई अगर दिव्यांग बच्चा है, किसी तरीके से दिव्यांग बच्चा है, तो उसका पुनर्वास हमें करना है। पुनर्वास करने का मतलब पहले तो हमें उस बच्चे को पहचान करेंगे, ठीक है। जब हमें पहचान हो जाएगा कि इस बच्चे को सुनने में समस्या है, देखने में समस्या है, चलने में समस्या है, तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जब हम पहचान कर लेंगे तो उसको हम डॉक्टर के पास ले जा कर के उसको निदान करवाएंगे, उसको उपकरण दिलवाएंगे। उसके बाद से उसको जहाँ जहाँ समस्या हो रही है वहाँ वहाँ विशेष व्यक्तियों द्वारा, विशेष उपकरण द्वारा उसको हम बनाएंगे या उसको उपकरण देंगे और उसको सामान्य, जो समाज का सामान्य मुख्यधारा है उसमें हम उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। वही दिव्यांगता पुनर्वास में सहोदर जो भाई होते हैं उसका क्या रोल है, इसका अपना लिख देना है। माता पिता का क्या रोल है, समाज का क्या भूमिका है, स्कूल का क्या भूमिका है, इत्यादि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब देखेंगे ये 4था नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न में आपको 6 प्रश्न दिया रहेगा और 4 प्रश्न आपको करना होगा। यानी 6 प्रश्न में से कोई 4 प्रश्न करना होगा और 3-3 नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी 12 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। 12 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो आइए देख लेते हैं ये 6 प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला है प्रतिरक्षीकरण सारणी। दोस्तों प्रतिरक्षीकरण सारणी क्या होता है, इसके बाद अगर मान लीजिए कि ये प्रश्न नहीं आता है तो आप देखेंगे कि ये जो 6 पेपर है, ठीक है, ये 6 जो प्रश्न है, ये 6 प्रश्न में आपको 4 ही करना है। तो जो आपको सटीक समझ में आए या नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ भी तो समझ, प्रत्यक्षीकरण हो सकता है कि आपको समझ में न आ रहा है, सारणी बनाना है, नहीं समझ में आ रहा है। तो बहुविषयक टीम की शीघ्र हस्तक्षेपन में भूमिका। हस्तक्षेपन हम बार बार बोल रहे हैं, शीघ्र पहचान और हस्तक्षेपन। देखिए यहीं पर हमें लग रहा है 4-5 क्वेश्चन आ चुका है। शीघ्र हस्तक्षेपन, शीघ्र हस्तक्षेपन का मतलब हो गया, हम बार बार ये चीज़ बता रहे हैं कि कोई अगर दिव्यांग बच्चा है उसका जाँच करना और तुरंत उसका उपचार या शीघ्र हस्तक्षेपन करना, ये हस्तक्षेपन कहलाता है, ठीक है।
तो बहुविषयक टीम द्वारा, यानी कहने का मतलब कि एक डॉक्टर है, एक ऑडियोलॉजिस्ट है, एक स्कूल का टीचर है, एक माता पिता है, एक भाई है, एक समाज है, इस बहुविषयक यानी उससे संबंधित टीम के द्वारा जो हस्तक्षेपन किया जाएगा उसकी क्या भूमिका है, और ज़्यादा विकास होगा। उसको जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वो तुरंत वहाँ मिल जाएगी और वो टीम लग करके अपना काम कर लेगा। तो ये और अच्छा होगा, और ज़्यादा उस बच्चे में विकास या तुरंत हम लोग सही कर सकते हैं। श्रवण हास यानी श्रवण दोष अगर किसी बच्चे को, जो कोई बच्चा, देखिए श्रवण हास लिखा है यानी वो बच्चा सुन बोल नहीं सकता है, वाले बच्चों की विशेषता क्या होती है। इन अगर कोई बच्चा, आप सोचिए ना कि कोई गूंगा बहरा है या बहरा कोई बच्चा है, तो क्या सड़क पर चलेगा तो ठीक से नहीं चल पाएगा, पीछे से हॉर्न, आप कुछ बुला रहे हैं तो नहीं, आपको उसके पास जाना पड़े, आपको उसके बच्चे के पास जाना पड़ेगा जाने के लिए। उसके बाद से अगर अपने चप्पल को घसीटते हुए चलेगा, बोलेगा अगर कुछ चीज़ तो बहुत तेज़ बोलेगा। उसके बाद से कान के पीछे हाथ लगा लेगा अगर थोड़ा कम सुनने वाला है या उस तरीके से है तो, इत्यादि आप खुद लिख सकते हैं इसके बारे में कि श्रवण दोष अगर किसी बच्चे को है तो उसकी क्या विशेषता, कैसे हमें पता चलता है कि वो श्रवण दोष है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मांसपेशीय दुर्विकार, ये है मांसपेशी दुर्विकार। ये एक ऐसा, ये मांसपेशी दुर्विकार ऐसा रोग है, मास्कुलर डिस्ट्रॉफी इसको कहते हैं, DMD कहते हैं। ठीक है, इसको DMD कहते हैं, मास्कुलर दुर्विकार। इसमें क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को ये रोग हो गया है तो ये इसका उम्र अगर देखा जाए तो 18 साल जाते जाते वो बच्चा एक्सपायर कर देता है और उसकी मांस गलने लगती है या मोटा होने लगता है। तो ये, और बच्चा बिल्कुल जन्म के समय बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सही रहता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे ही वो बैठक हो जाता है। बैठक के बाद वो धीरे धीरे जैसे ही 18 साल का होता है वो एक्सपायर कर जाता है। तो ये बहुत खतरनाक रोग है दोस्तों, ये मांसपेशीय दुर्विकार, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है शुरू में, बचपन में कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हाँ बच्चे में कोई दिक्कत है जब तक कि आप जांच नहीं करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता के प्रकार, यानी विशिष्ट अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। विशिष्ट अधिगम का लर्निंग डिसेबिलिटी सीखने में कोई बच्चा है। विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता के प्रकार आपको लिखे, शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम के मत, देखिए ना अब क्या हम आपको बताएं, आप खुद सोच। शीघ्र हस्तक्षेप में बहुविषयक सभी विषय के टीम की शीघ्र हस्तक्षेप में भूमिका लिखना है। यहाँ क्या आपको शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम का महत्व बताइए, ये सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण है। कहीं कुछ नहीं आ रहा है तो ये विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता के प्रकार में भी शीघ्र हस्तक्षेपन आ सकता है। विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चों को हम कैसे, कितने प्रकार हैं इत्यादि, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये शीघ्र हस्तक्षेपन आप वीडियो जरूर देखिएगा भाई। हम तो बार बार ये कहेंगे कि एग्ज़ाम देने से पहले आप वीडियो सभी देख लीजिएगा ताकि आपको ये सब लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पर विस्तृत आपको देना है, कोई एक प्रश्न करना है और 8 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो 8 नंबर मिलने वाला है तो कम से कम 6-7 नंबर अगर यहाँ से ले लेते हैं, दूसरा में 6-7 नंबर तो आप सोचिए कि 14 नंबर यहीं से हो गया, 15, 16, 17, 18, 3 नंबर। पास होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा केवल वीडियो देख लेंगे ना, कुछ नहीं पढ़े हैं, केवल वीडियो देख लेंगे तो आप समझिए कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑटिज्म आ गया। ऑटिज्म बार बार ये भी ऑटिज्म आ रहा है तो ऑटिज्म को आपको देखना है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले बच्चों में अभिलक्षणों पर चर्चा करिए। ऑटिज्म की परिभाषा दे देना, हो सकता है कि साल ऑटिज्म स्वालीनता, ऑटिज्म को बढ़िया से देख लीजिए, स्वालीनता को अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, ऑटिज्म, स्वालीनता, उसके दृष्टि दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग और उसके श्रवण और दृष्टि दिव्यांग, ये 4-5 प्रकार के जो दिव्यांगता हैं इसको आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों में स्वालीनता के कारण को स्पष्ट कीजिए, यानी बच्चों में स्वालीनता क्यों होता है। ये स्वालीनता से समझ लीजिए कि ये बच्चे आपस में लीन रहते हैं और इसी में आपको लिखना है कि ये बच्चे आपस में लीन रहते हैं, एकदम बिल्कुल खोए रहते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। इनके माता पिता द्वारा इन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। समाज के द्वारा इन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। इन बच्चों को जल्द से जल्द थोड़ा सा जांच करा करके और इनके पुनर्वास का कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए ताकि ये भी बच्चे समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें और अपने जीवन को दूसरे पर बोझ न समझें। समाज को इन बच्चों को दोष न, ये अपने ऊपर बोझ नहीं समझना चाहिए। माता पिता को इन बच्चों को अपने ऊपर बोझ नहीं समझना चाहिए। स्कूल में सौतेला व्यवहार नहीं करना। ये सारे
पॉइंट है ये लिखने का। हस्तक्षेपण के उपाय देखिए आगे यहाँ भी हस्तक्षेपण, शीघ्र हस्तक्षेपण, स्वालीन अगर बच्चा है तो इसके कारण स्पष्ट कीजिए, और हस्तक्षेपण के उपाय यानी इस बच्चे का कैसे हम सही करेंगे। माता पिता की भूमिका लिख दीजिए। स्वालीन बच्चा है तो सबसे पहले माता पिता की भूमिका, माता पिता को क्या चाहिए कि इन बच्चों को अपने साथ लेकर के जाएं, कहीं भी जा रहे हैं घुमा रहे हैं, किसी भी बच्चे को, दिव्यांग बच्चे को। लेकिन कुछ सामान्य ऐसे गार्जियन होते हैं जो कि दिव्यांग बच्चे को घर छोड़ देते हैं और सामान्य को ले जाते हैं, जबकि ये गलत चीज़ हो जाता है। ठीक है, उस बच्चे को भी समान अधिकार देना चाहिए। इस तरीके से आप चाहें तो खूब 2 पेज 3 पेज अपना आराम से जो समझ में आए उस तरीके से लिख सकते हैं। आप वीडियो देख लेंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे इससे संबंधित। अब देखिए यहाँ पर वो 8 नंबर का था, यहाँ पर 7 नंबर का, और एक कोई प्रश्न करना है। यहाँ पर भी 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला है कि श्रवण दृष्टि दिव्यांगता, यानी कोई बच्चा है जो कि श्रवण भी है और दृष्टि दिव्यांगता है। ठीक है, तो उसको श्रवण दृष्टि दिव्यांगता को परिभाषित करें। श्रवण दृष्टि दिव्यांगता बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें। आप खुद सोचिए ना कि अगर कोई बच्चा सुन भी नहीं सकता और देख नहीं सकता है, आप अपने घर से शुरू करिए कि जब वो जन्म लेता है वहाँ से कैसे शुरू होता है, उसके साथ क्या क्या कठिनाई होती है, घर में क्या क्या लोग कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, उसके अगल बगल के लोग क्या कहते हैं, समाज में लोग क्या करते हैं, स्कूल जाता है तो क्या क्या समस्या होती है, बड़ा होता है अगर उसको नौकरी, मान लीजिए उस लेवल पर अगर हम नौकरी नहीं पाता है तो उसको क्या क्या कठिनाई अपना परिवार चलाने में, समाज में स्थापित करने में, इत्यादि हर एक जगह तो कठिनाई ही कठिनाई है। तो इस चीज़ को आप लिखिए ना अपने भाषा में, खूब बढ़िया से जम के 2 पेज 3 पेज लिखिए। वही चीज़ है क्रॉस डिसेबिलिटी, अर्ली इंटरवेंशन। देखिए अर्ली इंटरवेंशन, पुनर्वास को तो आप हम ये कहेंगे कि खूब जम के पढ़ लीजिएगा। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि ये भी पुनर्वास, अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली इंटरवेंशन शीघ्र पहचान और हस्तक्षेपण, वही है अर्ली इंटरवेंशन। ठीक है, तो क्रॉस डिसेबिलिटी दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आ गया क्रॉस डिसेबिलिटी। ये क्रॉस डिसेबिलिटी क्या कहलाता है? जैसे आप HI के फील्ड में काम कर रहे हैं या DED कोर्स कर रहे हैं, आपको क्रॉस डिसेबिलिटी यानी VI के क्षेत्र में भी अपना छोटा सा कोर्स कर लिया VI के बारे में, तो क्रॉस डिसेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, यानी 2 प्रकार के, अगर हम एक प्रकार के दिव्यांग बच्चा है और उसको दूसरे दिव्यांग क्रॉस डिसेबिलिटी वो कहलाता है। ठीक है, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन की व्याख्या करें। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन में माता पिता की भूमिका पर चर्चा करें। दोस्तों ये पेपर आपका रहा पेपर नंबर 1। इसके पहले 2021 का हम पेपर आपको दे रहा है। 2021 का पेपर तो नया पुराना पैटर्न है, बहुत पुराना पैटर्न है। वहाँ से आपको करना क्या है कि केवल प्रश्न का मॉडल और प्रश्न देख लेना है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि अर्ली शीघ्र पहचान हस्तक्षेपण क्या चीज़ है, ऑटिज्म क्या है, स्वालीनता क्या है, और 2-4 चीज़। इस पेपर को 2 बार 3 बार 4 बार आप देखेंगे। ठीक है, यहीं से अगर ये पेपर 2 बार 3 बार 4 बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो समझिए कि आपका आधा से अधिक काम हल हो गया सभी पेपर के लिए। तो 2021 का पेपर हम दे रहे हैं, ये हो ही गया। 2023 का पेपर हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से जा करके आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर का प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया और सारे नोट्स देख लीजिए। वहीं से आप समझिए कि 80% ला करके अपना रिजल्ट अपने मम्मी पापा अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने कॉलेज का नाम रोशन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको लास्ट में एक रिक्वेस्ट, अगर यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं बीच में तो आप लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।